वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स। सिविक्स में आपको भाग 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 300 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम नजदीक है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं। पहले क्या था कि हम लोग डायरेक्ट लिखते थे, अब यहाँ पे पहले लिख दिया था कि हमको लिखने में टाइम नहीं लगे, तो टाइम जो बचत होगा इस वजह से हम ज्यादा कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोग का नजदीक है। ठीक है, अभी हम लोग आज जो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, भाग 13 कंप्लीट करेंगे, भाग 14 कंप्लीट करेंगे और भाग 15 कंप्लीट करेंगे। फिर शाम को जो आपका क्लास होगा उस क्लास में आपका भाग 16, 17, 18 कंप्लीट करेंगे। कल आप लोग का भाग 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 13 जो आपको दिया गया है, ये आपको व्यापार और वाणिज्य के लिए दिया गया है। व्यापार और वाणिज्य के लिए जो आपको दिया हुआ आर्टिकल, ये आपको दिया हुआ भाग 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। आर्टिकल 300 को हम देख लेते, संपत्ति का अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में लागू किया गया था। पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307 तक, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए। व्यापार मतलब होता है जो छोटा मोटा काम करता है उसे व्यापार करते हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उसे बिजनेस करते हैं, उसे वाणिज्य करते हैं। जैसे अगर आप पान की दुकान खोले हुए हैं तो आपका व्यापार हुआ, आपका व्यापार। आप दुकान छोटा मोटा खोले हुए तो आपका व्यापार हुआ। लेकिन आपका टर्नओवर अगर लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों में होता है तो आपका होता है बिजनेस, आपका होता है बिजनेस। तो इसके लिए हमारा संविधान में भाग 13 में वर्णन किया गया है कि आप किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं या किस तरह के बिजनेस में कौन कौन सा काम आप कर सकते हो। ये आपका आर्टिकल 301 से 307 तक मिलेगा। 301 में कहता है कि हम लोग के भारतीय आदमी, जो भारतीय नागरिक जो होते हैं, भारत के आदमी होते हैं, उनको यह अधिकार है कि वो किसी प्रकार का व्यापार या बिजनेस कर सकते हैं। अब इसको पूरा समझिएगा, आधा बात पे मत रहिएगा, यानी कि यहीं पे वीडियो रोक दीजिएगा, बाद में कहिएगा सर जी पढ़ा दिए, किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं आप, तो हम गोली बंदूक सब बेच देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप। शराब नहीं बेच सकते, शराब बंद है ना। 301 से व्यापार क्या है, व्यापार और बिजनेस, मतलब हम व्यापार कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हम व्यापार कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। अब उसके बाद 302 में कहता है कि हम किस प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, हम किस प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार करने का तो अधिकार हमको है, लेकिन हम किस प्रकार का व्यापार या बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप गन बेचिएगा, AK-47 लाओ रे गन। गन कैसे है, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। गन बेचना स्टार्ट कर दोगे तो गन बेचना स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत है ना, अब गन नहीं बेच सकते, गन नहीं बेच सकते। दूसरी बात, जैसे बिहार सरकार में शराब बैन किया हुआ है, तो आप शराब नहीं बेच सकते, आप शराब नहीं बेच सकते। तो जिस जिस चीज को सरकार बैन किया है, जो चीज मतलब नेचुरली इंसान के लिए नुकसानदायक होता है, उसको आप उसमें बिजनेस, उसका बिजनेस आप नहीं कर सकते। तो वही आपको दिया है कि आर्टिकल 301 कहता है कि आप बिजनेस कर सकते हो। आर्टिकल 302 कहता है कि किस किस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, ये सब चीज का बिजनेस आप नहीं कर सकते। पकड़ा जाओगे तो भाई फिर छापा पड़ जाएगा पीछे। चलिए नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 303, समझ में आ गया होगा। 301 जो आपका है व्यापार और बिजनेस कर सकते हो। 302 है व्यापार बिजनेस किस प्रकार का नहीं कर सकते हो। 303 कहता है, समझिए, अगर मान लीजिए हम बिहार में कोई चीज काम कर रहे हैं, बिहार में कोई बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरे बगल वाला राज्य जो हमारा यूपी है, मान लीजिए हम बिहार में हैं, और बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची जो होता है बहुत फेमस होता है, शाही लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची बहुत फेमस है। अब बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची क्या है, बहुत फेमस। बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस, लीची का उत्पादन बिहार में बहुत ज्यादा होता है मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर पूरा लीची का तो खुद उपयोग कर नहीं पाएगा। आप खुद सोचो, आप खेती करते हो, आप 5 बीघा 10 बीघा खेती करते होंगे, तो क्या सब जितना अनाज आप उपजाते हो, उपज करते हो, उस सब अनाज आप ही खा जाते हो कि आप उसको बेचते हो। आप बोलोगे जितना जरूरत का है उतना रख लेते हैं, बाकी बात बेचते हैं। सेम वही प्रकार से बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची जो होता है, ये लीची यूपी में जाता है, जो अदर नेपाल में भी जाता है, यूपी में जाता है, नेपाल में जाता है, अदर स्टेट में भी जाता है। ठीक है, अब यूपी वाला कह देगा कि नहीं, हम बिहार से कोई भी आदमी लीची नहीं खरीदिएगा, बिहार से लीची पर प्रतिबंध लगा देगा। बिहार के लीची पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, बिहार की लीची कोई नहीं खरीदिएगा। अब बिहार के लीची कोई नहीं खरीदिएगा, इससे बिहार के जो बिजनेसमैन है उसको इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताइए भाइयों बहनों, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या होगा, पड़ेगा। अब इनके लीची पर, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रतिबंध को हटा सकता है,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइएगा, वहां प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। कोई भी आदमी कहीं भी बिजनेस अपना कर रहा है तो उसको व्यापार को कहीं भी आप फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 303, आर्टिकल 303। नेक्स्ट आपका होता है आर्टिकल 304, आर्टिकल 304। ये आप अच्छे से समझिएगा। राज्य क्षेत्र में वैध या अवैध, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे आप मान लीजिए हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार में शराब जो है अवैध है, बिहार में शराब क्या है? अवैध है। लेकिन यही आप चल रही है झारखंड, यही आप चल रही है झारखंड, झारखंड में शराब क्या है? वैध है, वहां शराब पी सकते हो। अभी चल रही है यूपी, यूपी में शराब क्या है? वैध है, वहां शराब पी सकते हो। अगर आप बिहार के आदमी हैं, अगर आप बिहार के आदमी हैं और आप चले गए हो झारखंड, आप चले गए हो यूपी, तो आप यूपी में या झारखंड में शराब पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आदमी हो झारखंड का, आप आए हो बिहार, या आप आदमी हो यूपी का, आप आए हो बिहार, तो आप शराब नहीं पी सकते, आप शराब नहीं पी सकते। कुल मिलाकर इस बात का मतलब ये हुआ कि राज्य क्षेत्र में जो नियम लगा हुआ है वही नियम पर पालन करना पड़ेगा। अगर हम बिहार में नियम लगा हुआ कि शराब नहीं पी सकते, तो आप किसी भी स्टेट के नागरिक क्यों ना, निवासी क्यों नहीं हो, आप जब बिहार आइएगा तो आपको शराब नहीं पीना है। शराब पीजिएगा, पकड़ के पुलिस ले जाएगा, सब बाप बाप चिल्लाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आप शराब नहीं पी सकते। लेकिन आप बिहार में शराब बंद है, लेकिन आप बिहार के निवासी हो तो आप यूपी चल रही है, आप शराब पी सकते हो। आप नेपाल चल रही है, शराब पी सकते हो। आप झारखंड चल रही है, शराब पी सकते हो। तो जो आदमी नेपाल और झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे होगा, और बिहार में उसका घर होगा, शाम को चल जाता होगा नेपाल, वहां पी के ढलाया, कौन बोलेगा? कौन बोले अपना प्रखंड में? कोई बोलने वाला नहीं, एकदम सब तगड़ा होगा, पी के टल्ली रहेगा। तो उसको झारखंड में जब तक रहेगा, बिहार का पुलिस का एरिया बटा हुआ रहेगा, बिहार का पुलिस का एरिया, मान लीजिए ये बिहार है, इधर झारखंड, इधर बिहार, इधर झारखंड, एरिया बटा हुआ है। ये आदमी है बिहार का, पुलिस भी जानता है कि ये आदमी बिहार का है, ये आदमी बिहार का है, लेकिन दारू पीने के लिए कहाँ चला गया? झारखंड। दारू पीने के लिए कहाँ चला गया? झारखंड। अब दारू पीने के लिए जब झारखंड चला गया तो इस बाउंड्री पर ये खड़ा है, और पुलिस बुलाकर रहेगा, पुलिस पकड़ो हमको, हम दारू पिए हैं। तो पुलिस को नहीं पकड़ सकता, पुलिस को नहीं पकड़ सकता। यही अगर आदमी इधर आके कहेगा ए पुलिस पकड़ो हमको, फिर इंतजार नहीं करेगा, उससे इतना गुस्सा होगा ना, सब ओकरा पर निकाल देगा, सब ओकरा पर निकाल देगा। आप बताते हैं तुमको पुलिस क्या होता है? पावर ऑफ पुलिस, यहाँ पर समझाएगा इसको, पावर ऑफ पुलिस। तो कुल मिलाकर आप इतना बात समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या होता है। अगर किसी राज्य में कोई चीज वैध है, किसी राज्य में कोई चीज वैध है, आपके राज्य में अवैध है, तो उस राज्य में जाकर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी राज्य में अवैध है, आपके राज्य में वैध है, तो उस राज्य में जाकर काम नहीं कर सकते। ये बात बोले होंगे तो आपको समझ थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा हम टॉपिक जो आपको समझाना चाह रहे हैं। समझाना ये चाह रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, तो आप किसी अदर स्टेट से बिहार में आके शराब नहीं पी सकते। बिहार में शराब बंद है, किसी अदर स्टेट में शराब बंद नहीं है, तो आप यहाँ से किसी अदर स्टेट में जाकर शराब पी सकते हो। बिहार का आदमी दिल्ली में शराब पीता होगा, बिहार का आदमी यूपी में कमाने के लिए जो गया होगा शराब पीता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को भी जाना है तो चल जाइएगा, नहीं जाइएगा। बहुत खराब शराब जो होता है, शराब जितना भी नशा वाला चीज होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। कभी बीड़ी गुटखा सिगरेट देखिएगा, डब्बा जो होता है लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें लिखा हुआ रहता है, उसका फिगर देखिएगा कैंसर वाला, देख के आपको उल्टी कर देंगे, देख के आपको उसको देख के अगर 2 मिनट तक देख लीजिएगा ना, आपको उल्टी करने का मन करने लगेगा। इतना खतरनाक सीन उसमें दिया हुआ है कैंसर का। और शराब पीने के बाद आदमी मरता है, आदमी को पता है कि शराब पीने के बाद आदमी मर जाता है, और सिगरेट पीने के बाद कैंसर, लंग्स खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, आदमी को पता है, फिर भी आदमी खाता है पीता है। क्यों? इसका कारण है लत, इसका कारण है लत। तो जो चीज इंसान के लिए खराब है उसका लत लग गया तो आदमी नहीं छुड़ा सकता। तो अगर आपको पढ़ने का लत लग जाएगा तो आपको पढ़ाई कोई नहीं छुड़ा सकता, और पढ़ाई का लत जिस दिन आपको लग गया उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पढ़ाई का लत लगाइए, फालतू चीजों का लत नहीं लगाइए। तो अगर किसी भी चीज को आप मुश्किल से 60 से 90 दिन तक अगर कंटिन्यू कर लीजिएगा ना, तो आपका हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा। तो पढ़ने का जो है आदत बनाइए, सब दिन अच्छा से रहिएगा,
चलिए, ये आपका था भाग 13। भाग 13 में तो कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से। आर्टिकल 301 से 307 तक, जिसमें 4 आर्टिकल आपका इंपोर्टेंट था। पहला, व्यापार और वाणिज्य आप कर सकते हो। दूसरा, किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य आप नहीं कर सकते हो। तीसरा, कोई राज्य अगर दूसरे राज्य के कोई चीज के ऊपर बैन लगाता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट, राज्य क्षेत्र में वैध है तो वैध रहेगा, दूसरे राज्य में अवैध है तो अवैध रहेगा। ये आपको टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आप आइए भाग 14। भाग 14 आपका यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का मतलब आप लोग सब नाम सुने होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे और यूपीएससी का नाम नहीं सुने होंगे। यूपीएससी, देखिए, लोक सेवा आयोग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लोक पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन 2 प्रकार का होता है। संघ लोक सेवा आयोग 2 प्रकार का होता है। लोक सेवा आयोग 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है संघ माने सेंट्रल का, दूसरा होता है राज्य का, जिसको हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं बीपीएससी। यूपी में जाओगे तो यूपीपीएससी, एमपी में जाओगे तो एमपीपीएससी, झारखंड में जाओगे तो जेपीएससी। तो जिस राज्य में जाओगे उसका पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। और हम संघ की बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपका होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। अब यूपीएससी के बारे में अलग से आर्टिकल दिया हुआ है, अलग से भागे आपको दे दिया है। यूपीएससी कितना इंपोर्टेंट देख लीजिए, उसके लिए आपको अलग से भाग दिया। यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है, सॉरी किस भाग में है, तो भाग 14 में। आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। यूपीएससी अगर कोई निकालता है तो कोई अगर आदमी आईएएस बन जाता है, कोई आदमी आईएएस बन जाता है, कोई आदमी आईपीएस बन जाता है, तो आईएएस आईपीएस आप बनिएगा तो आपका वैकेंसी निकालता है सेंट्रल वाला, सारा काम करवाता है सेंट्रल वाला। एग्जाम लेगा सेंट्रल, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं होता, सेंट्रल लेवल का यूपीएससी की होता है। तो एग्जाम लेगा आपका सेंट्रल, आपका रिजल्ट भी देगा, सब काम कराएगा, ट्रेनिंग सब कुछ कराएगा सेंट्रल। उसके बाद आपको भेज देगा स्टेट, उसके बाद आपको मिलेगा कैडर, बिहार कैडर मिला या यूपी कैडर मिला, तो जिस राज्य का कैडर आपको मिलेगा आपको वहां जाकर नौकरी करना होता है। जैसे कि सारा काम किया है सेंट्रल वाला, सारा काम इसका किया है सेंट्रल वाला, बट ये प्रशासन करने के लिए कहाँ आए हैं, स्टेट में आए हैं। तो केंद्र वाला सब काम किया है और आए कहाँ है, राज्य में। इसको जितना भी पेमेंट जो भी देना होगा वो राज्य वाला देगा, सेंट्रल वाला नहीं देगा। कि कौन देगा, राज्य वाला देगा, क्योंकि राज्य का काम कर रहे हैं तो राज्य वाला ही देगा। राज्य के संचित निधि से इसको पेमेंट जाएगा, अब जो आदमी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं उस आदमी की नौकरी जो स्टेट में जाएंगे तो स्टेट वाला उस आदमी की नौकरी नहीं खा सकता। स्टेट वाले जो होंगे, स्टेट वाले के पास ये पावर नहीं है कि उस आदमी का नौकरी खा जाएगा। जो लोक सेवा आयोग से आते हैं, चाहे वो यूपीएससी से आए चाहे वो बीपीएससी से, यूपीएससी हो या बीपीएससी से हो, तो इनके नौकरी को एक आरक्षण मिल जाता है। इसके नौकरी को एक आरक्षण का संरक्षण, इनके नौकरी को एक संरक्षण सिक्योरिटी मिल जाता है। आप इसकी नौकरी को खत्म नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे रेलवे में जाइएगा, गलत काम कीजिएगा आपको टर्मिनेट कर देगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। बिहार में रहिएगा, बिहार में अगर बिहारी नौकरी कोई कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई नौकरी कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल पावर होता है कि आपको नौकरी से टर्मिनेट कर देगा, मैंने हटा देगा। आप जाइए, आपका नौकरी आपका बंद। तो पहले आप सरकारी आदमी थे, अब हो जाइएगा प्राइवेट आदमी, आपको नौकरी होगा ही नहीं। नौकरी हुआ लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये आपका होता है नौकरी का संरक्षण। तो नौकरी का संरक्षण जो आपको दिया गया हो आर्टिकल 311 में दिया है, मतलब आपके नौकरी को कोई खा नहीं सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपके नौकरी को कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता। हाँ, आपके नौकरी को सस्पेंड कर सकता है, नौकरी में आपको सस्पेंड कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है, इस एक जिला से दूसरा जिला में कर सकता है, लेकिन आपके नौकरी को टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपके नौकरी को टर्मिनेट नहीं कर सकता। ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल 311। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 312 अखिल सेवा आयोग, आईएएस। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, अखिल सेवा आयोग आपको हम पढ़ा चुके हैं। जब राज्यसभा की शक्तियां के बारे में बताए थे उसमें आपको बताए थे कि जब भी आपको आईएएस से संबंधित, आईएएस के लेवल का कोई भी पद सृजन करना होगा, तो इस पद की जो कानून बनाइएगा, जो भी प्रकार का कानून बनाइएगा, उसको सबसे पहले पेश करना होगा राज्यसभा में। कहाँ पेश करना होगा, राज्यसभा में। ये आपको हम पढ़ा दिए थे, राज्यसभा की शक्तियां, आर्टिकल 312 में। पीछे जो क्लास आपका सिविक्स का कराए हैं उसमें आर्टिकल 312 आपको पढ़ा चुके थे जब राज्यसभा की शक्तियां पढ़ाए थे।
राज्यसभा की शक्तियां पढ़ाए थे, वहां आपको पढ़ाया था। अखिल भारतीय सेवा आईएएस का वर्णन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में आईएएस के पैरेलल ही अगर कोई प्रकार का अगर आपको नया और भी वैकेंसी ऐड करना है, कोई भी और नया पद सृजन करना है, सबसे पहले उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्यसभा, लोकसभा नहीं। सबसे पहला कानून, पहले बिल कहाँ पास होगा? वो पहले नियम कहाँ पास होगा? राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होगा। ये आपको दिया हुआ आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 कहता है संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो सारा प्रक्रिया करेगा, सारा नियुक्ति प्रक्रिया जो भी होगा, सारा नियुक्ति प्रक्रिया, नौकरी, वैकेंसी सब कुछ देखभाल करेगा। कौन? उसका अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष होते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष के बारे में किस आर्टिकल में? आर्टिकल 315 में है। और इसका अध्यक्ष जो चुनते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। आपको मैक्सिमम चीज में आप ये देखिए करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सलाह होता है किनका? प्रधानमंत्री का, कि इनको बनाइए, अपना आदमी है, ठीक ठाक रहेगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए भाग 15। भाग 15 आपका है निर्वाचन। भाग 15 वेरी इंपोर्टेंट है, आर्टिकल याद कर लीजिएगा इसको। भाग 15 आपका निर्वाचन है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा। आर्टिकल 315 जो है, सॉरी आर्टिकल 324 भाग 15। भाग 15 आपका आर्टिकल 324 आपका निर्वाचन। निर्वाचन चुनाव, निर्वाचन चुनाव। इसमें सबसे पहला आपका होता है भाग 16 निर्वाचन आयोग आपका। इसमें किसका चुनाव होता है समझिएगा। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो होता है इसमें सबसे पहले निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन देखो किया है संविधान में। निर्वाचन आयोग क्या होता है? ये इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्शन कमीशन। ये चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव करवाते हैं। तो निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं, किसे करवाते हैं? एमपी का करवाते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा। एमपी मैंने कौन दिया है? तो लोकसभा या राज्यसभा। अगर एमएलए की बात, सॉरी विधायक की बात करें तो एमएलए या तो एमएलसी। तो एमएलए, एमएलसी, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसका जो चुनाव करवाते हैं कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग करवाते हैं। निर्वाचन आयोग करवाते हैं। अब बताइए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। अब निर्वाचन आयोग में आपकी निर्वाचन किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपको काम दे सकता है। निर्वाचन किस तरह से होता है, निर्वाचन किस तरह से होता है इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस है, समझ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग होता है जो कि सबसे पहले ये निर्वाचन करवाते हैं, टाइम जो चुनाव का होता है उस समय ये निर्वाचन करवाते हैं। तो निर्वाचन जो होता है वो जिला वाइज होता है। आप सभी को पता है निर्वाचन कैसे होता है? जिला वाइज, जिला में निर्वाचन होता है। जिला, प्रत्येक जिला वाइज जिला आपका निर्वाचन होता है। आपका खगड़िया जैसे है कि खगड़िया में सबसे बड़ा अधिकारी जो होंगे निर्वाचन का वो आपका डीएम होंगे, वो आपके डीएम होंगे। तो क्वेश्चन आता है निर्वाचन, जिला के निर्वाचन पदाधिकारी कौन होते हैं? जिला का निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं वो आपका होता है डीएम। जिला का निर्वाचन पदाधिकारी कौन होते हैं? डीएम। सबसे पहले जिला, पहले पूरा अगर देश में बात करें तो आपका होता है निर्वाचन आयोग। कौन होता है? निर्वाचन आयोग। केंद्र की बात करें तो केंद्र का निर्वाचन आयोग। राज्य की बात करें तो राज्य का निर्वाचन आयोग। जैसे आपका पंचायती राज, पंचायती राज का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन राज्य में ही होता है एमएलए, एमएलसी, एमएलए, एमएलसी, ठीक है, एमएलए और एमएलसी, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन इसका चुनाव केंद्र वाला निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य वाला नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाते हैं वो आपका पंचायती राज करवाते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड वगैरह का करवाते हैं। अब आइए इधर, यहाँ हम लोग देखते हैं निर्वाचन किस तरह से होता है। तो सेंट्रल, सबसे पहले सेंट्रल आएगा। सेंट्रल में आपका कौन होगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इसके नीचे में फिर स्टेट में आइएगा तो उसके बाद जिला वाइज जिला निर्वाचन होगा। डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है वो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं वो आपका डीएम होते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी का आपका क्या होता है? डीएम। माने एक जिला में एक निर्वाचन पदाधिकारी, वो आपका होता है डीएम, वो आपका होता है डीएम। इसके नीचे जो होते हैं, इसके नीचे जो होते हैं, इसके नीचे होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर।
ठीक है। नेक्स्ट, इस रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, जैसे एक जिला में बहुत सारे क्षेत्र जिला है, जैसे बहुत सारा क्षेत्र होगा, इसको अलग बांट दिया, इसको अलग बांट दिया, इतना अलग बांट दिया, और हर जगह आपको बना दिया यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ का रिटर्निंग, हर जगह का रिटर्निंग ऑफिसर आपको बना दिया। तो हर जगह मैंने जिला में पहले हुआ निर्वाचन पदाधिकारी, उसके नीचे क्षेत्र बनता है वो आपका होता है रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर। उसके नीचे जो होते हैं, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा, इसके नीचे बहुत सारे गांव वाला एरिया होता है, गांव में विभाग, जहां आप चुनाव करवाते हैं, जितना बूथ होगा, हर बूथ पर, जैसे एक आरओ का अपना यहाँ तक आपका आरओ का क्षेत्र पड़ता है, इसके ऊपर जितना भी बूथ होगा, जहां चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए आप जाओगे, जितना भी बूथ होगा उस पे होता है प्रेजाइंग ऑफिसर। ये होते हैं पूरे बूथ का मालिक, ये क्या होते हैं, पूरे बूथ का मालिक। इसके नीचे में होते हैं पोलिंग ऑफिसर की संख्या 3 होती है, जो आप वहां पर बैठा रहता है, आप जाइएगा तो आपका मुंह मिलाएगा, हाँ आप ही आदमी हो, दूसरा आदमी आपके ऊपर क्या करेगा, स्याही लगाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, जो आपका स्याही लगाता है ना वो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, वो आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो ईवीएम होता है, ईवीएम में जब बटन दबाते हो तो उसमें लाइन देता है, तो लाइन देने वाला होता है पोलिंग ऑफिसर 3, तो आपको उसमें लाइन देता है, तब आप वहां जाकर वोट गिराते हो। तो 3 का ऑफिसर यहाँ पे होता है, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फिर ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके ऊपर में डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। नेक्स्ट उसके ऊपर नीचे आइएगा, यहाँ पे होता है पोलिंग एजेंट क्या होता है कि जो मतलब चुनाव में भाग ले रहे हैं उसका अपना पोलिंग एजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया में अगर 10 आदमी भाग लिए हुए हैं तो 10 आदमी का अपना पोलिंग एजेंट होता है, देखते रहता है किसको वोट दिया, अच्छा बाबू उसको वोट दिए हो, ठीक है तुमको देख लेंगे उसको तो सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला कौन होता है, पोलिंग एजेंट। ऐसे ही इसलिए रहता है ताकि किसी तरह का विवाद नहीं हो, एक दूसरे पर नजर रखे कि ठीक ठाक से वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए प्रतिनिधि का भी एक अपना आदमी होता है, इसलिए रखा जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। हम लोग का कभी अगर ड्यूटी लगेगा इसमें, तो अभी तो जस्ट जॉब में जैसे हम लोग का ड्यूटी लगेगा, या तो हम लोग को ये बनाया जाएगा, या तो हम लोग को ये बनाया जाएगा, या तो हम लोग को ये बनाया जाएगा। अब है क्या, ये बना दिया तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, पूरे बूथ का मालिक होता है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी घटना हो गया, कुछ विवाद हो गया, सीधा सस्पेंड होता है इसमें, सीधा सस्पेंड। निर्वाचन आयोग किसी को सस्पेंड किया तो समझ लीजिए 4-5 साल तक घूमते रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे सारा पोलिंग एजेंट देखते रहता है, यहाँ पे तीनों मिलकर वोट करवाते हैं, और सारा बूथ में जितना वोटिंग हो गया सारा रिपोर्ट बना के पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको दे देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को। ये सारा चीज लेके बूथ से जितना भी सब कुछ होगा उसको लेके कहाँ पहुंचाएंगे, डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट में वहां पहुंचाएंगे, निर्वाचन पदाधिकारी उसको लेके जाएंगे, वहां पे जाएंगे और सब जितना भी बूथ का जितना भी जमा हुआ है सबको वहां जाके सील करके एक कमरे में रख देंगे। तो ये होता है निर्वाचन की प्रक्रिया, किसी प्रकार का किसी का भी निर्वाचन हो, चाहे एमएलए का निर्वाचन हो, चाहे एमएलसी का निर्वाचन हो, चाहे एमपी का अपने निर्वाचन हो, चाहे आप लोकसभा का एमपी हो, चाहे राज्यसभा का एमपी हो, निर्वाचन का जितना प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया आपका ये, चाहे मुखिया का हो चाहे किसी का भी हो, प्रक्रिया आपके चुनाव का यही है। ये आपका था आर्टिकल 324 आपका भाग 15 निर्वाचन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर से इसको आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में समझ गए होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा ठीक ठाक लगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझे होंगे तो लाइव तो है नहीं, आपको यहाँ पे देखते रहेंगे, समझे हाँ यस सर समझ गए, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो देना हमको मजबूरी है क्योंकि आप लोग का एग्जाम जस्ट आगे है, इसीलिए हम रिकॉर्ड वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो जो कमेंट कीजिएगा तो कल का वीडियो जब हम बनाएंगे तो जो आपका कमेंट रहेगा उसी वीडियो के से शुरू करेंगे, कमेंट जहाँ प्रॉब्लम होगा वहीं शुरू करेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसका लास्ट ऑप्शन एक ही है कि आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट आइए भाग 16 है कि SC ST OBC को संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, संविधान में जो आरक्षण दिया हुआ है SC ST OBC और सबको आरक्षण दिया हुआ है। आप सिविक्स जब पढ़िएगा, सिविक्स में जब सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था और चुनाव प्रक्रिया जब हुआ था तो 1980 से 90 तक, 1980 से 1990 तक जो था
पूरा मतलब वर्चस्व जो था, जितना भी वर्चस्व था वो जनरल कैटेगरी वालों को ज्यादा था, स्वर्ण का ज्यादा था। राजनीति में वर्चस्व जो था इनका ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। लेकिन 1980 से 90 के दशक आते आते राजनीति में ओबीसी और एससी एसटी का वर्चस्व अधिक हो गया। वर्चस्व फिर वो भी अपना कंट्रीब्यूट करने लगे, उनका भी अधिकार बहुत ज्यादा होने लगा। अब आते हैं इसमें जो आपका आर्टिकल 3 जो भाग 16 है आपका 330 से 342 तक है, और इसी के बारे में आपको एससी एसटी के जो आरक्षण दिया है उसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 आपको दिया हुआ है बाबा। आज 5 मिनट और चलिए। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 कहता है, आर्टिकल 330 कहता है कि एससी और एसटी को, एससी और एसटी की सीट की जो संख्या होगी लोकसभा में, लोकसभा में, इसमें लोकसभा में, लोकसभा में एससी एसटी की सीट की संख्या जो वो रिजर्व होगी, एससी एसटी को सीट का आरक्षण दिया जाएगा। एमपी एमएलए की चुनाव, एमपी की चुनाव, एमएलए भी नहीं है, एमपी लोकसभा में, लोकसभा में एससी के सीट के एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। कितना सीट लोकसभा में एससी का पर्सनल उसी का होगा, और कोई उस सीट पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, उस सीट पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो एससी एसटी का जो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है किस आर्टिकल के तहत दिया है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 330। एंग्लो इंडियन का दिया है आर्टिकल 331। वर्तमान में एंग्लो इंडियन ये खत्म कर दिया गया, ये खत्म, क्योंकि अब वर्तमान में एंग्लो इंडियन है ये नहीं, अब वर्तमान में एंग्लो इंडियन है ये नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का मतलब पिताजी इंग्लैंड वाले थे, माताजी इंडियन थी। मेरा माताजी या माताजी आपका इंग्लैंड वाले थे, पिताजी इंडियन था। ये माताजी इंग्लैंड वाले, पिताजी इंडियन बहुत कम, बहुत कम। जब आजाद हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज वाला आया शासन कर रहा था, तो अंग्रेज वाला आदमी जो था, अंग्रेज जो था इंग्लैंड वाला आदमी, उनसे अपनी बेटी का शादी कर दिया था। आप खुद सोचिए, जो इंग्लैंड वाला आदमी है वो अपना बेटी की शादी कभी इंडियन से करेगा? नहीं करेगा। रेयर केस में कोई आदमी अगर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बहुत कम। होता क्या था कि इंडियन शादी करता था अंग्रेज वाले से, तो माताजी या पिताजी दोनों में से कोई इंग्लैंड वाला तो एंग्लो इंडियन करते हैं। अब एंग्लो इंडियन उस समय बहुत चाव में रहता था कि उसका पिताजी अंग्रेज था, पिताजी अंग्रेज था, तो चाव में रहबे न करेगा। लेकिन जब आजाद हुआ भारत, तो सब अंग्रेज भाग गया। अब सब अंग्रेज भागे, उसका बच्चा तो यही रहेगा ना, बच्चा को लेकर नहीं भागेगा, तो बच्चा यही रह गया। जो बच्चा यही रह गया उसको सब उठाता था एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब जब एंग्लो इंडियन करेगा तो इसको क्या हुआ, सताने लगा जब आदमी, तो उसके लिए तो कोई बोलने वाला होना चाहिए ना संविधान में, संसद में, तो उसके लिए स्पेशल उसको आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 331 में। लेकिन आजादी के बाद आपको अंग्रेज यहाँ किस लिए आएगा? शादी ब्याह ऐसा कोई मामला होगा नहीं। जिसका मामला भी होगा तो कोई समृद्ध आदमी ही, मतलब पढ़े लिखे आदमी, समृद्ध आदमी ही इंग्लैंड वाले आदमी शादी करेगा, तो उसको ये आरक्षण से कोई मतलब होगा नहीं। तो अब वर्तमान में 1950 की बात हम कर रहे हैं, तो 50 आजादी का देख लीजिए, तो कितना 50 साल उधर गया, 23 साल इधर, लगभग 70-75 साल हो गया। अब वो कोई आदमी यहाँ पे जिंदा होंगे, जो आदमी आजादी के समय जन्म लिए होंगे उसका 75-76 साल हो गया होगा। तो अब एंग्लो इंडियन का नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है। अब समझिए, अगर हम देश में बात करेंगे तो वहां लोकसभा होता है, राज्य में बात करेंगे तो विधानसभा होता है। तो विधानसभा आपका होता है आर्टिकल 332 में। तो विधानसभा में एससी एसटी की जो आरक्षण दिया हुआ, सीट की आरक्षण दिया हुआ है, वो आपका 332 में दिया है। एंग्लो इंडियन का 330 में दिया है। एंग्लो इंडियन अब वर्तमान में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आइए, एससी एसटी के सीट का आरक्षण जो आपको दिया है, ये आपको आर्टिकल 334 में दिया है। एससी एसटी का सीट का आरक्षण जो आप देख रहे हैं, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, जो देख रहे हैं, ये कहां से आया है? आर्टिकल 334 में आया है। इसमें हुआ क्या था कि 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया गया था। कितना साल के लिए? 10 साल के लिए। 1950-1952 में जो चुनाव संपन्न हुआ था, प्रथम चुनाव आपको पता कब हुआ? 1952 में। जब 1952 चुनाव संपन्न होता तो वहां जब एससी एसटी को लिए 10 साल का आरक्षण दिया था। 10 साल, केवल हम लोग इसका स्थिति ठीक नहीं है, इसको 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं। लेकिन 10 साल के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुआ तो उसको 10 साल और बढ़ाया, फिर 10 साल बढ़ाया, वर्तमान समय तक बढ़िए रहा, वर्तमान समय तक बढ़िए रहा है। अभी भी जब 2030 आएगा फिर बढ़ेगा, 2030 आएगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि उसको कोई हटाएगा नहीं। कौन हटाना? राजनेता लोग को आप जन्म करते हो कि चुनाव वोट के लिए तो कुछ भी करेंगे, अगर वहां से उसको हटा देंगे तो सब एससी एसटी वाला उसका विरोधी हो जाएगा। क्या एससी एसटी विरोधी है, इसको हटाओ, तो वोट बैंक उसका खड़ा होगा तो ये कभी हटेगा नहीं। हटेगा जब टाइम आएगा तो कोई समझदार आदमी हो जाएगा तो अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई इसका चर्चा हटने का
नहीं होगा। नेक्स्ट समझिएगा, एससी के ऊपर जो प्रताड़ना होता है, एसटी के ऊपर जो प्रताड़ना होता है, ओबीसी के ऊपर जो प्रताड़ना होता है, इसके लिए एक अलग से आयोग होता है, अलग से आयोग का निर्माण किया गया है। अगर एससी के ऊपर किसी भी तरह का प्रताड़ना हुआ, वो केस करने के लिए गया, उसका केस नहीं लिया, तो वो आदमी आयोग जा सकते हैं, एससी आयोग। वहां जाकर अगर शिकायत कर दिए तो वहां से जवाब मांगा जाएगा। वहां से जवाब अगर सही से नहीं रहेगा तो बाबू ये एससी आयोग जो होते हैं, आयोग बहुत बड़ा पोस्ट एक तरह से लेवल का चीज होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का उसमें दिक्कत पाया गया, फॉल्ट पाया जाता है, तो एसपी तक को सस्पेंड कराने का पावर होता है, वहां से एसपी तक को सस्पेंड करा दिया जाता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी के ऊपर कुछ तरह का बात है और आसपास के थाना लोग या डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं सुनते उसका, तो वो आदमी आयोग जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आयोग। एससी आयोग का चर्चा किसमें है? एससी आयोग का चर्चा 338 में है। एसटी आयोग का चर्चा 338 के क में, 338 के क में है। एससी आयोग 338, एसटी आयोग 338 के क, 338 का क। उसी प्रकार से ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग का चर्चा किसमें है? आर्टिकल 340, ओबीसी आयोग का चर्चा आर्टिकल 340। किस ये आयोग की जो स्थापना हुआ था, किस समिति के तहत हुआ था? काका केलकर समिति के तहत, काका केलकर समिति के तहत इस आयोग के तहत जो हुआ था वो काका केलकर समिति के तहत हुआ था। और ओबीसी को जो आरक्षण दिया हुआ है वर्तमान में 27% दिया हुआ है। ये 27% जो दिया है वो मंडल आयोग के द्वारा दिया गया। मंडल आयोग, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन का संबंध किससे है? ओबीसी के आरक्षण से, ओबीसी के आरक्षण से, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बात जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, अजीब उसको तो लग रहा होगा कि बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट भाई इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम आप लोग का 1 तारीख के है, तो वो बहुत फास्ट करना जरूरी है। बाकी बात आपका फाउंडेशन क्लास जो होगा वो बिहार पुलिस का जैसे बैच खत्म होता है तो आपको 2 सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्लास आपको पर डे मिलेगा, एक साइंस से मिलेगा और एक आर्ट्स से मिलेगा। एक साइंस से मिलेगा, अभी एक आर्ट्स से, क्योंकि अभी जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है वो केवल और केवल बिहार पुलिस को देख के ही वीडियो बनाया गया है। स्पेशल कोई पर्सनल सबके लिए नहीं है, वो केवल बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बनाया गया है, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बनाया गया है। जैसे ये खत्म होता है टॉपिक पूरा, बिहार पुलिस का आपका एग्जाम 15 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद जो हम लोग का यूट्यूब पर वीडियो आएगा वो ऑल ओवर सभी एग्जाम के लिए आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस को फोकस किया जा रहा है। बाकी जो बच्चे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और बाकी बात मिलते हैं, कोई टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 17, भाग 15-16 हो गया, भाग 17। भाग 17 बहुत छोटा सा है। भाग 18 आपको पढ़ा चुके हैं। भाग 18 आपको अपात है, आपको अपात है, अपात आपको हम पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय अपात, वित्तीय अपात, राजकीय अपात, तीनों अपात आपको हम पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रपति में आपको हम तीनों अपात पढ़ा चुके हैं। तो भाग 18 आपका कंप्लीट है। 352, 356, 360 ये तीनों आर्टिकल आपको पढ़ा। भाग 18 आपका ऐसे कंप्लीट है, भाग 18 आपका ऐसे कंप्लीट। देखिए आर्टिकल 340 तक आपको पढ़ा दिए हैं। 95 और 395 आर्टिकल है, 50 गो आर्टिकल आपका बचा हुआ है। 50 में 352 से 360 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं। 10 गो मात्र 40 आर्टिकल बचा है। तो 1-2 क्लास में आपका ये पूरा का पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।